Good morning, students and my dear friends. Today is 29th of June 2022, Wednesday. Motivation of the day is always do your best. What you plant now, you will harvest later. आज के डिस्कशन में हम ये सारे न्यूज़ आर्टिकल कवर करेंगे। तो देख लेते हैं आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। जीएसटी काउंसिल वीड्स टूवर्ड्स रेट हाइक्स। सो द मीनिंग ऑफ व्हील्स इज घुमाना, बदलना, मोड़ना, घूमना। और जैसा कि हमने पिछले न्यूज़ एनालिसिस में डिस्कस भी किया था कि जीएसटी काउंसिल की जो ये मीटिंग होने वाली है चंडीगढ़ में, इस मीटिंग में इस बात के बहुत ज़्यादा अनुमान लगाए जा रहे हैं या इस बात की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इस बार कुछ कमोडिटीज़ के जो प्राइस हैं, जो जीएसटी रेट्स हैं, वो इंक्रीज़ हो सकते हैं। And in line with this notion, the GST Council, chaired by Union Finance Minister, on Tuesday approved in principle hiking the rates of some goods and services and removed some goods and services from the exemption list. तो बहुत सारे मास कंजप्शन आइटम्स को एग्जम्पशन लिस्ट की कैटेगरी से हटा दिया या एग्जम्पशन लिस्ट से रिमूव कर दिया गया है जस्ट टू सिंप्लीफाई द रेट स्ट्रक्चर। तो कुछ कमोडिटीज़ ऐसे हैं जिनके प्राइस हाइक कर दिए गए हैं। प्राइस हाइक मीन्स क्या, जीएसटी रेट्स जो हैं वो हाइक कर दिए गए हैं। कुछ कमोडिटीज़ ऐसी हैं जिनको मास कंजप्शन की लिस्ट से हटा दिया गया है। और इसका रीज़न क्या दिया गया? इसका रीज़न ये दिया गया है कि जस्ट टू सिंप्लीफाई द रेट स्ट्रक्चर एज रिकमेंडेड बाय द इंटरिम रिपोर्ट गिवन बाय द मिनिस्ट्रियल पैनल। जो मिनिस्ट्रियल पैनल बनाया गया था, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का जो पैनल बनाया गया था, उस पैनल ने रिकमेंड किया था कि कुछ कमोडिटीज़ को लिस्ट से एग्जिम्ट कर दिया जाए, कुछ के जो जीएसटी रेट हैं वो इंक्रीज़ कर दिए जाएं जस्ट टू सिंप्लीफाई द रेट स्ट्रक्चर। क्योंकि एग्जाम्पशन लिस्ट को लेकर के डिफरेंट रेट्स और स्लैब्स को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, जिससे कंप्लाइंसेस के टाइम पर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं टैक्स पेयर्स को। इसके अलावा जो बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है इस पर्टिकुलर रेट हाइक का और इस एग्जाम्पशन लिस्ट को शॉर्ट करने का, उसका सीधा रीज़न ये है कि दिस मूव इज़ सिग्निफिकेंट बिकॉज इट वुड aid the state which have pressing for either extending the compensation regime beyond this point or increasing their share in the revenue from current 50%। तो अब चूँकि रेट जो है वो इंक्रीज़ कर दिए गए हैं, एग्जाम्पशन की लिस्ट से जो मास कंजप्शन के आइटम्स हैं कुछ उनको रिमूव कर दिया गया, जो डेफिनेटली इट विल इम्प्रूव द टैक्स कलेक्शन फॉर द सेंटर गवर्नमेंट, फॉर द जीएसटी काउंसिल। और उसके बाद जो स्टेट्स हैं जो कॉम्पनसेशन की डिमांड कर रहे हैं, कॉम्पनसेशन की डेडलाइन को एक्सटेंड करने की डिमांड कर रहे हैं, या कॉम्पनसेशन का जो परसेंटेज है 50% उसको इंक्रीज़ करने की जो डिमांड कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर डिमांड के लिए ये जो इंक्रीज़ है टैक्स में, रिवेन्यू कलेक्शन में, दिस वुड हेल्प द सेंटर टू डिसाइड वेदर टू इंक्रीज द कॉम्पनसेशन रिजीम और टू इंक्रीज द शेयर और टू पे मोर टू द स्टेट्स। हालांकि कंज्यूमर के लिए जो आइटम्स हैं ये अब कॉस्टली हो जाएंगे। डेफिनेटली जीएसटी रेट अब ज़्यादा लगेगा। जिन कमोडिटीज़ पर एग्जाम्पशन था उन पर भी अब जीएसटी रेट लगने लगेगा। तो डेफिनेटली जो अल्टीमेट कंज्यूमर हैं उनके लिए जो आइटम्स हैं वो और ज़्यादा महंगे हो जाएंगे आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉडिफिकेशन। अब रही बात कॉम्पनसेशन को लेकर के, तो कॉम्पनसेशन को लेकर के आज डिसीजन होगा जीएसटी काउंसिल में। इसके अलावा कसिनो, ऑनलाइन गैम्बलिंग, रेसिंग, बेटिंग, इन सब पर भी आज वेडनेसडे की मीटिंग में डिसीजन किया जाएगा कि कितना % टैक्स जो है वो इन पर इम्पोज किया जाए। फिलहाल की जो रिकमेंडेशन है वो 28% की है। तो कल की मीटिंग में जो भी एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट थी, इंटरिम रिपोर्ट्स थी, उनको एक्सेप्ट कर लिया गया था। और बहुत सारे जो आइटम्स हैं, जैसे कि अगर बात करें 15 आइटम्स जो कि एग्जम्प्ट किए गए हैं फ़िलहाल के लिए एग्जम्पशन लिस्ट से, जिनको रिमूव कर दिया गया है, दैट इज़ लस्सी, बटर मिल्क, पापड़ एंड सर्टन फूड ग्रेन्स इंक्लूडिंग ओट्स, मिलेट्स, बाजरा, जैगरी एंड सम वेजिटेबल ऑल्सो। तो बेसिकली जो पैकेट और प्रोसेस्ड फूड हैं मास कंजप्शन के, उनको एग्जम्पशन की लिस्ट से हटा दिया गया। हालांकि अनपैक्ड और जो अनलेबल्ड फूड आइटम्स हैं वो अभी भी एग्जम्प्ट हैं जीएसटी के इम्पोजिशन से।
सो बेसिकली ऐसे आइटम्स, ऐसे फूड आइटम, ऐसे मास कंजप्शन के आइटम्स जो कि ब्रांडेड हैं, जिनका जो सब्जेक्टिव नेचर, द टर्म ब्रांडेड इज़ यूज्ड हेयर, जो ब्रांडेड हैं उनको एग्जम्पशन की लिस्ट से हटाया गया है। ऑल्दो जो अनपैक्ड अनलेबल्ड फूड आइटम्स है जो ओपनली सोल्ड हो रहा है वो अभी भी ये आइटम्स एग्जम्पशन लिस्ट की कैटेगरीज में हैं। क्योंकि जो रिपोर्ट सबमिट हुई उसका ये मानना था कि जो ब्रांडेड आइटम्स हैं इसके सब्जेक्टिव नेचर की वजह से जो रिवेन्यू लीकेज है वो ज़्यादा हो रहा है, या जो ब्रांडेड बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं ये जो इन आइटम्स पर एग्जम्पशन लगा हुआ उसका एडवांटेज ले रही हैं, जिससे गवर्नमेंट को रिवेन्यू का लॉस हो रहा है। तो इसी वजह से ऐसे आइटम्स, ऐसे मास कंजप्शन के आइटम जो कि ब्रांडेड हैं, पैक्ड हैं, टेट्रा पैक जो आते हैं, उनको फ़िलहाल के लिए एग्जम्पशन की लिस्ट से हटा दिया गया है। एंड दीज आर द आइटम, टोटल आइटम्स दैट हैज़ बिन रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एग्जम्पशन। एंड this is the inverter duty revision in e-waste, printing, writing, inks, knives, spoons, forks, LED lamps, light fixtures, solar water heaters, finished leathers, इन सब पर भी जो GST रेट है वो इंक्रीज़ किया गया और उसी लाइन में इंक्रीज़ किया गया जैसा कि एंटिसिपेट किया जा रहा था। ई वेस्ट में 5% पहले लगता था, अब 18% हो गया है। प्रिंटिंग और राइटिंग जो इंक्स थी उसमें पहले 12% लगता था, 18% हो गया, हमने डिस्कस भी किया था। नाइफ्स और स्पून फोक्स में 12% जो कि अब 18% लगता है। LED लैम्प्स, लाइट फिक्सचर्स पहले 12% लगता था, अब उसको इंक्रीज़ कर दिया गया है 18% तक। सोलर वाटर हीटर्स 5% लगता था, अब उस पर भी इंक्रीज़ करके 12% कर दिया गया। इसी तरह जो फिनिश्ड लेदर है उस पर 5% पहले लगता था, अब उसको इंक्रीज़ करके 12% कर दिया गया है। और आज की मीटिंग में स्टेट कॉम्पनसेशन और जो ऑनलाइन गेमिंग है उससे रिलेटेड जो डिस्कशन है वो होगा। इसके अलावा सर्विसेज के केस में ये सारी सर्विसेज भी एग्जम्पशन की लिस्ट से रिमूव कर दी गई हैं। सर्विसेज बाय RBI, SEBI, GSTN, FSSAI, IRDAI, होटल रूम कॉस्टिंग 1000 पर यूनिट, जो ऐसे होटल रूम जो कि 1000 रुपए पर यूनिट से ज़्यादा ले रहे हैं उन पर अब GST लगेगा। रिन्यूएबल ऑफ एग्जम्प्टेड इंश्योरेंस स्कीम, ऐसी इंश्योरेंस स्कीम जो कि पहले एग्जम्प्टेड थी लेकिन अब अगर उनका रिन्यूएबल होगा या वो ऑटो रिन्यू होती हैं तो दैट विल अट्रैक्ट द GST टैक्स। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को जो ये डिसीजन है GST एग्जम्पशन को लेकर के, GST टैक्स रिविजन को लेकर के, ये गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन टैकल करने में लॉन्ग टर्म में हेल्प कर सकता है। फ़िलहाल के लिए इमीडिएट जो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा इस GST काउंसिल के डिसीजन का वो इन्फ्लेशन के टर्म्स में ही देखने को मिलेगा। एक तो ये GST काउंसिल के डिसीजन की बात हो गई। दूसरा, मानसून की वजह से भी जो कुछ की एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं उनके प्रोडक्शन को लेकर के अब चैलेंजेस आ रहे हैं, उससे रिलेटेड भी न्यूज़ पेज नंबर 4 पर दी हुई थी, उसको भी हम यहीं कवर कर लेते हैं क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं इकोनॉमी या एग्रीकल्चर या कमोडिटीज से रिलेटेड ही है। देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। पल्सेस गेट डियरर एज मानसून डिलेड इन की ग्रोइंग स्टेट्स। तो कुछ सेलेक्टेड वैरायटीज़ की जो पल्सेस हैं, पल्सेस मीन्स जो दालें हैं, उनका प्राइस इंक्रीज़ होना शुरू हो चुका है पिछले कुछ दिनों में। क्यों? उसका रीज़न जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि जो साउथ वेस्ट मानसून है उसका जो ऑनसेट है, जो उसका जो प्रारंभ है, जो उसकी अपकमिंग है वो डीले हो रही है, जिसकी वजह से जो मेजर ग्रोइंग स्टेट्स हैं जो पल्सेस प्रोड्यूस करते हैं, कौन कौन से, यूपी, महाराष्ट्र और गुजरात, इन सारे स्टेट्स में ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि वो प्रोडक्टिविटी नहीं होगी या पल्सेस का उतना प्रोटेक्शन नहीं होगा, उतनी अवेलेबिलिटी नहीं होगी, जिसकी वजह से जो ट्रेड और जो मार्केट सोर्सेज हैं उन्होंने ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है उसके प्राइस इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया। जैसे कि तुअर दाल है उसका प्राइस 5% तक इंक्रीज़ कर चुका है। इसी तरीके से जो अदर प्राइस के स्पेशली दाल जो हैं उनका प्राइस इंक्रीज़ होना शुरू हो चुके हैं, विद द फियर दैट द स्कैंटी रेन वुड कुड हैव इम्पैक्ट द खरीफ हार्वेस्ट। तो जो खरीफ की फसल है जो अभी होने वाली है, जिसमें दाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उनमें फ़िलहाल के लिए एंटिसिपेशन किया जा रहा है कि प्रोडक्टिविटी शायद डिक्रीज़ हो क्योंकि मानसून डीले हो रहा है। एंड दिस इज़ वेयर आर द क्लाउड। तो एक्चुअल कितना हुआ और कितना नॉर्मल था, तो ये कुछ टाइम का प्रोडिक्शन है रिलेटेड टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया, साउथ पेनिनसुला, ऑल इंडिया, वेस्ट एंड ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो कितना एक्चुअली, रेड बार इंडिकेट्स कि कितना एक्चुअल मानसून आया और ब्लू बार इंडिकेट्स कि नॉर्मल कितना है, एवरेज कितना है। तो अगर हम
केवल नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दें तो उसको छोड़कर बाकी जितने भी जो पार्ट्स हैं, जोन हैं इंडिया के, इन सब में एवरेज के कंपैरिजन में बिलो मानसून देखने को मिला है, मानसून ऑनसेट की सिचुएशन में। और इससे एंटिसिपेट किया जा रहा है कि शायद खरीफ की फसल इम्पैक्ट करेगी और जिसका इम्पैक्ट हमें सीधे सीधे मार्केट के प्राइसेस पर देखने को मिल रहा है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 that is given on page number 6 of Business Standard. Rupee slides to new low as jump in crude worsen CAT view. ट्यूसडे को इंडियन रुपी फिर से 0.5% तक फॉल किया अगेंस्ट द यूएस डॉलर। तो यूएस डॉलर के कंपैरिजन में ट्यूसडे को इंडियन रुपी में फिर से कमज़ोरी देखने को मिली और उसने एक नया लो टच किया। उसका रीज़न बिकॉज देयर वाज अ शार्प इंक्रीज इन द ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस। तो ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस में सडनली इंक्रीज देखने को मिला और इस इंक्रीज की वजह से इंडिया में जो डोमेस्टिक करंट अकाउंट डेफिसिट है, हायर इन्फ्लेशन है, उसको लेकर के प्रोजेक्शन और ज़्यादा बढ़ गया। ऐसा एंटिसिपेट किया गया कि अगर क्रूड ऑयल के प्राइस इस तरीके से बढ़ रहे हैं दैट विल इंक्रीज द कैट एज वेल एज दैट मे लीड्स टू हायर इन्फ्लेशन। और इन दोनों रीज़न की वजह से इंडियन रुपी में फिर से फॉल देखने को मिला और इंडियन रुपी अप्रॉक्सीमेटली 78.77 पर यूएस डॉलर पर सेटल हुआ। और अगर पिछले क्लोज की बात करें तो प्रीवियस जो ट्रेड सेशन था उसमें 78.35 पर डॉलर पर इंडियन रुपी क्लोज हुआ था। ये तो क्लोजिंग पॉइंट। अगर इंट्रा डे लो की बात करी जाए तो 78.86 पर डॉलर तक इंडियन रुपी पहुंच गया था कल के कोर्स ऑफ ट्रेड में। और इससे पहले का जो लोवेस्ट पॉइंट था इंडियन रुपी और यूएस डॉलर के एक्सचेंज रेट का दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 78.39 पर यूएस डॉलर। तो 78.39 से पहले का लो था और उससे गिरते गिरते 78.77 तक इंडियन रुपी आ गया अगेंस्ट यूएस डॉलर। और इसका सीधा सीधा रीज़न क्रूड ऑयल प्राइसेस में जंप देखने को मिला अप्रॉक्सीमेटली 1% इन एशियन ट्रेड्स आफ्टर UAE said it was producing close to capacity and damping hopes that country could help to increase the crude oil supplies. ये सारा रहा ब्रेंट ऑयल के जो प्राइसेस रहे, कितना फॉल हुआ ये आप देख सकते हैं। और इसकी वजह से जो रेंट लेट ओवरसीज इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो देखने को मिला इंडिया में फ्रॉम इंडियन इक्विटी मार्केट, जिसका इम्पैक्ट रुपी की डेप्रिसिएशन में हमें देखने को मिल रहा है। सो फार अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर या हम बोलें इस करंट ईयर 2022 में अप्रॉक्सीमेटली $28.3 बिलियन का जो इंडियन स्टॉक है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स सेल कर चुके हैं। और ये सेलिंग कंटिन्यू है बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस, बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैट, बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन। इन्वेस्टर्स डू नॉट वांट टू इन्वेस्ट इनटू वेरी रिस्की वेंचर। तो इकोनॉमी की जो सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से ये जो सेलिंग है ये अभी कंटिन्यू रहेगी। हालांकि केवल इस करंट ईयर में $28.3 बिलियन का स्टॉक जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स सेल कर चुके हैं, जिसकी वजह से इंडियन रुपी कंटिन्यूसली फॉल करता जा रहा है क्योंकि इंडियन रुपी की जो सप्लाई है वो बढ़ रही है, यूएस की जो डिमांड है, यूएस डॉलर की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन हमें कंटिन्यूसली देखने को मिल रहा है इंडियन रुपी के केस में। एंड दिस इज़ वीकर बाय 5.6% इन दिस ईयर सो फार। तो अकेले केवल इस कैलेंडर ईयर करंट ईयर में अप्रॉक्सीमेटली 5.6% का फॉल इंडियन रुपी ने रजिस्टर किया है अगेंस्ट यूएस डॉलर। एंड दिस इज़ नॉट द गुड इंडिकेशन फॉर एनी इकोनॉमी। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज़ गिवन ऑन पेज Number 6 of Business Standard. Government won't defer single-use plastic ban. सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन को लेकर के गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी वो फिलहाल के लिए 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट होने वाली है। इसको लेकर के बहुत सारे जो FMCG इंडस्ट्री के प्लेयर्स हैं, डिफरेंट सेक्टर्स की कंपनीज हैं, देवर आस्किंग और रिक्वेस्टिंग द गवर्नमेंट की ये जो डेडलाइन आपने दी है 1 जुलाई, जहां पर आप ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर बैन लगाने जा रहे हैं जो कि इन्फोर्स हो जाएगी 1 जुलाई से, फ़िलहाल के लिए ये डेडलाइन जो है वो आप एक्सटेंड कर दीजिए बिकॉज वी आर नॉट प्रिपेयर फॉर द ऑल्टरनेटिव। क्योंकि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को अगर हम देखें तो ये बहुत जगह यूज़ होती है। इट वुड कवर द प्लास्टिक आइटम्स जस्ट लाइक प्लेट्स, कप्स, ग्लासेस,
cutlery, wrapping and packaging film, PVC banner less than 100 micron, straws, stirrer, ये सारे जो आइटम्स हैं ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक में आएंगे और इससे जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को हमें मिलेगा वो FMCG सेक्टर में देखने को मिलेगा, फ्रॉम पैकेजिंग टू एंड यूज़. इसके अलावा दिस बैन विल ऑल्सो कवर द सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट सच एज earbuds with plastic sticks on balloon, plastic flags, candy sticks, ice cream sticks, thermocol for decoration. सो नाउ कैन यू इमेजिन कि अगर ये सारे जो प्रोडक्ट हैं ये बैन हो जाएंगे तो किन किन सेक्टर पर इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है. अगर हम देखें तो FMCG में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल कंपनीज, इन सब के जो प्रोडक्शन पैटर्न है, टेक्नोलॉजी है, सेल है, उन सब पर इम्पैक्ट पड़ेगा. और अगर FMCG सेक्टर में बात करें तो पैप्सिको, डाबर, पार्ले जैसी कंपनीज जो हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होंगी गवर्नमेंट के इस बैन के बाद से. और इसी को लेकर के जो इंडस्ट्री प्लेयर्स हैं, डिफरेंट कंपनीज हैं, वो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रही थी कि फ़िलहाल के लिए जुलाई 1 की जो डेडलाइन है उसको आप एक्सटेंड कर दीजिए. और अगर हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक की इंडस्ट्री की बात करें कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री है तो ये अप्रॉक्सीमेटली 10,000 करोड़ की साइज़ की इंडस्ट्री है ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक की इंडस्ट्री. और इसी को लेकर के बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन, डेलिब्रेशन चल रहे हैं. यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने, या इसको पूरे फॉर्म में अगर बोलें तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने 2021 के रूल्स को, जो कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड रूल्स हैं, उनको अगस्त लास्ट ईयर में मॉडिफाई किया था, अमेंड किया था. और इस मॉडिफिकेशन के बाद से गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि आगे आने वाले टाइम में, आगे आने वाले कुछ मंथ्स में सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन हो जाएगी. इंडस्ट्रीज अपने आप को उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लें, ऑल्टरनेटिव सर्च कर लें. And this ban of single-use plastic mandated a ban on manufacturing, import, stocking, distribution, sales, and uses of single-use plastic item which have low utility and हाई लिटरिंग पोटेंशियल. क्योंकि सिंगल यूज़ प्लास्टिक मतलब एक बार यूज़ किया और उसको थ्रो कर दिया. हमने तो एक बार यूज़ करके उसको फेंक दिया, बट इन्वायरमेंट में उसका डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है क्योंकि प्लास्टिक कई साल, थाउजेंड्स ऑफ ईयर लेती है प्रॉपरली डिग्रेड होने में, जिसकी वजह से जो वेस्ट है वो बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है और डीकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट इज़ क्रिएटिंग अनदर चैलेंज फॉर इंडिया. इसीलिए ऐसे प्लास्टिक प्रोडक्ट जो कि एक बार यूज़ होते हैं उनको रिप्लेस करने की बात गवर्नमेंट ने कही थी. और इस पर्टिकुलर रूल को प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021 के तहत अगस्त लास्ट ईयर में गवर्नमेंट ने मॉडिफाई किया था और बोला था कि जुलाई 1 से ये जो नया रूल है ये फोर्स में आ जाएगा. हालांकि इंडस्ट्री ने अपने अकॉर्डिंग, अपने आपको उसके अकॉर्डिंग तैयार नहीं किया, या प्रोबेबली टेक्नोलॉजी, मटेरियल या ऑल्टरनेटिव सर्च नहीं किए. दैट इज़ वाई इंडस्ट्री डिमांडिंग गवर्नमेंट से कि यू शुड एटलीस्ट एक्सटेंड दिस डेडलाइन. तो गवर्नमेंट डिमांड करें, लेकिन फिलहाल गवर्नमेंट ने क्लियरली बोल दिया है कि गवर्नमेंट इज़ नॉट इन द मूड टू फर्दर एक्सटेंड दिस डेडलाइन. और गवर्नमेंट अभी फ़िलहाल इस किसी भी मूड में नहीं है और इट इज़ अनलाइकली कि ये जो जुलाई 1 की जो डेडलाइन है ये एक्सटेंड होगी. क्यों? क्योंकि मिनिस्टर जो हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को, उनका ये कहना है कि इंडस्ट्री को पहले ही 1 साल का टाइम दिया जा चुका है कि वो ऑल्टरनेटिव प्रिपेयर कर ले इस बैन से रिलेटेड. तो अब FMCG इंडस्ट्री और जो अदर MSMEs हैं, जो अदर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, स्पेशली जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक मैन्युफैक्चर करती हैं, ऐसी MSMEs, अब उन्हें गवर्नमेंट के साथ कॉपरेट करना पड़ेगा. दे वुड बी अर्ज टू शिफ्ट टू मेकिंग ऑल्टरनेटिव्स. हमारे पास कोई और प्रोग्राम नहीं है और कोई और फ़िलहाल के लिए प्लान नहीं है. जो प्लान पहले सेट किया गया था कि जुलाई 4 से ये नया रूल अमेंड हो जाएगा, सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन हो जाएगी, ये फ़िलहाल के लिए स्टिक है. दिस पेपर रिसेंटली रिपोर्टेड दैट लीडिंग कंपनीज विद कलेक्टिव टर्नओवर ऑफ 6,000 करोड़ अलोन कंज्यूम अबाउट 6 बिलियन स्ट्रॉ एवरी ईयर. तो ये रेशियो सिर्फ स्ट्रॉ के केसेस में है. इमेजिन कि और भी बहुत सारी सिंगल यूज़ प्लास्टिक हैं तो कितना ज़्यादा जो वेस्ट है वो जनरेट होता होगा. तो गवर्नमेंट ने बोला पेपर स्ट्रॉ से रिप्लेस करिए और ऐसे बहुत सारे जो अदर सिंगल यूज़ प्लास्टिक हैं उनके लिए भी आप रिप्लेसमेंट मटेरियल ढूंढिए. इंडिया करंटली डज नॉट हैव डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी फॉर द पेपर स्ट्रॉ एंड अदर paper products, and that is why FMCG industry and other companies are demanding.
गवर्नमेंट फिलहाल के लिए इस चीज़ पर रेडी नहीं है एंड दिस इज़ द सिंगल यूज़ प्लास्टिक इंडस्ट्री इन इंडिया। कितनी क्यूमुलेटिव कैपेसिटी है, कितनी ऑपरेशनल कैपेसिटी है, नंबर ऑफ कंसेंट रिवोक एंड मॉडिफाइड एंड दिस इज़ द टोटल नंबर ऑफ यूनिट। तो गवर्नमेंट फिलहाल के लिए इस मूड में नहीं है कि इस डेडलाइन को एक्सटेंड किया जाए। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। आकाश अंबानी टेक्स रूइंस ऑफ रिलायंस जियो। सो फाइनली थर्ड जनरेशन आ रही है रिलायंस जियो में। सक्सेशन प्लान का सिग्नल मिल चुके हैं क्योंकि अंबानी फैमिली में मुकेश अंबानी जो हैं वो स्टेप डाउन कर गए हैं डायरेक्टर ऑफ रिलायंस जियो इन्फोकॉम RJIL की पोस्ट से। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो नई रीन है ये हैंड ओवर करी जाएगी मिस्टर आकाश को, दो who will take over as a chairman of the firm। इसके अलावा जो उनकी डॉटर हैं उनको भी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होल्ड करी जाएंगी। तो नाउ दिस इज़ द थर्ड जनरेशन एंड दिस इज़ द पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन रिलायंस जियो कंपनी यू कैन सी द पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द डिफरेंट सिबलिंग्स। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। CERT-In gives 3-month relief to VPN providers। CERT-In stands for India's Computer Emergency Response Team। बेसिकली इसको शॉर्ट फॉर्म में हम CERT-In बोलते हैं, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया। तो फिलहाल CERT-In ने जो डेडलाइन थी, किस चीज़ की डेडलाइन, टू कंप्लाई विद इट्स साइबर सिक्योरिटी नॉर्म्स और न्यू साइबर सिक्योरिटी नॉर्म्स फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स। तो जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स हैं जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में VPN बोलते हैं, उनके लिए कुछ नए सिक्योरिटी नॉर्म्स लाई थी CERT-In। उसके कंप्लायंसेस की डेट आ चुकी थी, उसको फ़िलहाल के लिए सितंबर 25 तक एक्सटेंड कर दिया है CERT ने आफ्टर द रिक्वेस्ट मेड बाय द डिफरेंट VPN प्रोवाइडर्स। और इसके अलावा कुछ फॉरेन प्रोवाइडर्स ऐसे भी थे, उन्होंने बोला था अगर इतने स्ट्रिक्ट नॉर्म्स आएंगे तो वो अपना सर्वर इंडिया से हटा देंगे कि बिकॉज दीज कंप्लाइंग दीज सिक्योरिटी नॉर्म्स आर वेरी डिफ़िकल्ट। तो नई डेडलाइन दी है 25 सितंबर की। इसके अलावा जो फॉरेन VPN, उसके अलावा जो डोमेस्टिक VPN प्रोवाइडर हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनका ये कहना है कि अभी फ़िलहाल के लिए जो गवर्नमेंट है वो कंप्लाइंसेस को लेकर के, गाइडलाइंस को लेकर के बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देखो कि क्लैरिटी नहीं है। इसके अलावा कुछ जो VPN प्रोवाइडर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया कि वो फ़िलहाल के लिए इंडिया से अपना सर्विस क्लोज डाउन कर रहे हैं क्योंकि जो ये नॉर्म्स आए हैं, ये नॉर्म्स जो हैं वो बहुत ही स्ट्रिंजेंट हैं। ऑल्दो गवर्नमेंट ने बोला है कि गवर्नमेंट कुछ रिलैक्सेशंस देगी इस साइबर सिक्योरिटी नॉर्म्स की कंप्लायंसेस को लेकर के, मेनली टू स्टार्टअप्स और MSMEs को कुछ और स्टार्टअप्स को कुछ रिलैक्सेशन दिया जाएगा ऑन द कंप्लायंसेस। लेकिन जो अदर VPN प्रोवाइडर्स हैं, VPN हैं, प्राइवेट वर्चुअल नेटवर्क्स हैं और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स हैं, उनको फ़िलहाल के लिए ये जो नए लॉज हैं, नए नॉर्म्स हैं, इनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर कुछ साइबर सिक्योरिटी नॉर्म्स की बात करें तो CERT-In ने डायरेक्शंस दिए हैं जितने भी जो VPN प्रोवाइडर्स हैं उनको कि उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन, सारी कम्युनिकेशन जो ITC टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रही है, ICT के थ्रू हो रही है, वो सारे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड एटलीस्ट 180 डेज़ का जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन करके रखना पड़ेगा, वो स्टोर करके रखना पड़ेगा। इसके अलावा जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन्हें अपने सब्सक्राइबर्स की पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी मेंटेन करनी है 5 सालों के लिए, क्योंकि इमरजेंसी के केस में, सिक्योरिटी थ्रेट्स के केस में जो CERT-In है वो इन सारे इन्फॉर्मेशन को सीक आउट कर सकती है VPN प्रोवाइडर से। तो इसी तरह के और भी बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी को लेकर के नॉर्म्स हैं जिसको CERT-In ने इम्प्लीमेंट करने को बोला है, जस्ट टू मेक श्योर दैट देयर शुड बी लेस साइबर बुलिंग, लेस साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट। बट जो VPN प्रोवाइडर्स हैं वो फ़िलहाल के लिए इस पर्टिकुलर नॉर्म से, नई गाइडलाइन से एग्री नहीं कर रहे हैं और इसी इशू को लेकर के ये जो डेडलाइन है ये एक्सटेंड कर दी गई है सितंबर 25 तक। लेट्स सी क्या डिसीजन आगे होता है इस पर्टिकुलर नई गाइडलाइन को लेकर के। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। ऑनलाइन इंश्योरेंस प्रोवाइडर मे हैव टू डिस्क्लोज कमीशन पेड। अब जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, कौन कौन से, पॉलिसी बाजार, आको, ये जो जितने भी जो ऑनलाइन इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं और जो कॉरपोरेट एजेंट्स हैं, इवन नाउ दे हैव टू डिस्क्लोज देयर कमीशन। जो वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं इंश्योरेंस का प्रोडक्ट बेचते समय वो जो कमीशन अर्न करते हैं जितने भी एजेंट हैं, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एजेंट हों, चाहे वो कॉरपोरेट एजेंट्स हों, अब उन्हें अपना डिस्क्लोजर, अपना जो कमीशन है वो डिस्क्लोज करना पड़ सकता है। कौन सा कमीशन? जो कि वो इंश्योरेंस कंपनी
कहीं से रिसीव करते हैं किस समय, जब वो किसी पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी का प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। इमेजिन अगर मुझे किसी एक LIC का इंश्योरेंस लेना है तो मैं LIC के एक एजेंट को कॉल करूँगी एंड एजेंट विल सेल दैट पर्टिकुलर insurance product or service to me, and for selling this product A or service to me, the LIC will pay certain commission to the agent. अभी तक ये कमीशन जो एजेंट को पे होता था या डिस्क्लोज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती थी, बट एज पर द न्यू अपकमिंग लॉज जो एजेंट्स हैं, जो ऑनलाइन इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनीज हैं, पॉलिसी बाजार जैसी, इन सब को अब अपना कमीशन डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि उन्होंने कितना कमीशन रिसीव किया उस कंपनी से जिसका इंश्योरेंस प्रोडक्ट वो कस्टमर को, क्लाइंट को, कंज्यूमर को सेल कर रहे हैं। और इसका सीधा पर्पस ये है कि गवर्नमेंट चाहती है कि ये ट्रांसपेरेंसी और कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो प्रमोट हो, क्योंकि अगर कमीशन डिस्क्लोज होगा तो जो कस्टमर है, क्लाइंट है, वो कहीं ना कहीं ये एंटिसिपेट कर सकता है या ये कंपेयर कर सकता है कि कोई पर्टिकुलर एजेंट किसी स्पेसिफिक कंपनी के प्रोडक्ट को ही क्यों प्रमोट कर रहा है, किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट कैटेगरी को ही क्यों प्रमोट कर रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स एडवांटेज टू द इवेंचुअल कस्टमर। तो ये मिस सेलिंग जो प्रोडक्ट्स की होती है बिकॉज ऑफ द हाई कमीशन और बिकॉज ऑफ द हाई रिवॉर्ड्स दैट आर एसोसिएटेड विद दैट मिस प्रोडक्ट, वो भी अब थोड़ी सी रिड्यूस होगी। तो कस्टमर प्रोटेक्शन के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, करप्शन को रिड्यूस करने के लिए, जो इंडस्ट्री और कंपनी और एजेंट के बीच में, और जो इंडस्ट्री के बीच में जो नेक्सस होता है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिग्निफिकेंट प्रूफ हो सकता है अपकमिंग टाइम में। इसके अलावा जो वेब एग्रीगेटर कंपनीज़ हैं, पॉलिसी बाजार जैसी, उनको अपने वेब प्लेटफॉर्म्स पर, अपने पोर्टल पर एक नया सेक्शन डेवलप करना पड़ेगा, इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन, और उस सेक्शन के तहत ये इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। इसके अलावा बहुत सारे और रूल्स भी आए हैं। फिलहाल के लिए जो ये रूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, and this proposal is a part of steps to ensure the appropriate market conduct. Let us see if अगर ये proposal accept हो जाता है then इसके अलावा बहुत सारे और नए नॉर्म्स भी आएंगे जो कि फ़िलहाल के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कंसिडरेशन में लिए हुए, और शायद ये नए नॉर्म्स जो आए वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में और ज़्यादा हेल्प करें। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। G7 प्लेजेस $4.5 बिलियन टू फाइट द ग्लोबल हंगर। तो G7 की जो समिट चल रही है उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस हुए। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया वो ये कि ग्लोबल हंगर को कंट्रोल करने के लिए जो G7 नेशंस हैं वो अप्रॉक्सीमेटली $4.5 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे या डोनेट करेंगे जस्ट टू इम्प्रूव द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी। तो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, स्पेशली जो पैंडेमिक के बाद अराइज हुई है फूड सिक्योरिटी की सिचुएशन, उसको टैकल करने के लिए $4.5 बिलियन का खर्चा किया जाएगा G7 कंट्रीज के द्वारा। एंड द ग्रुप हैज़ रिस्पॉन्डेड टू द वरीज इन डेवलपिंग नेशन अबाउट द थ्रेट ऑफ हंगर्स दैट स्पेशली ट्रिगर्ड बाई पैंडेमिक एंड द वॉर बाई रशिया। और इस 4.5 बिलियन में का हाफ जो है वो केवल और केवल USA प्रोवाइड करेगा, रिमेनिंग विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द अदर G7 कंट्रीज़। इसके अलावा रशिया पर सैंक्शन को लेकर भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हुए। चाइना को एक सिस्टमैटिक चैलेंज के तौर पर लेबल करने का जो प्रपोजल है उस पर भी नाटो के प्लान में डिस्कशन हो रहा है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस हो रहे हैं इस G7 की काउंसिल समिट में, और ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि धीरे धीरे वो डिस्क्लोज होंगे। तो ये तो G7 के साइड लाइन के डिसीजंस हैं। मेन डिसीजंस जो हैं वो फिलहाल के लिए रशिया यूक्रेन क्राइसिस और इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन और जो अदर इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उससे रिलेटेड है। बट साइड लाइन ये भी रशिया को टैकल करने के लिए, चाइना को टैकल करने के लिए इस तरह के भी जो जियोपॉलिटिकल डिसीजंस हैं वो हो रहे हैं साइड लाइन, विद द साइड लाइन ऑफ दिस G7 समिट। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। पाक सिक्योर्स $2.3 बिलियन लोन फ्रॉम चाइना। तो चाइना ने फिर से एक बेल आउट प्रोवाइड किया है किसको? पाकिस्तान। कैश स्टाफ पाकिस्तान को फिर से अप्रॉक्सीमेटली $2.3 बिलियन का असिस्टेंस दिया है। किस लिए? क्योंकि जो पाकिस्तान इकोनॉमी वो इस समय लोन से बहुत ज़्यादा, हम बोल सकते हैं जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उसके वो स्पीडली या फास्ट तरीके से डिप्लीट हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान है वो अपने कुछ पेमेंट, जो इम्पोर्ट पेमेंट्स हैं उनको नहीं कर पा रहा, और कैश स्टाफ की सिचुएशन बन गई है, जिसके लिए चाइना ने फिर से पाकिस्तान को $2.3 बिलियन का लोन या असिस्टेंट प्रोवाइड किया है
फिर से क्यों? क्योंकि इससे पहले चाइना ने $4.5 बिलियन का असिस्टेंस या लोन दिया था पाकिस्तान को फॉर tackling all the growing economic challenges. And mind it, student, this announcement of more loan comes amid or after the announcement made by France that France signed an agreement with Pakistan to suspend its loan worth rupees $107 million under the G20 debt service suspension initiative, that is DSSI. So DSSI के अंदर फ्रांस ने एक एग्रीमेंट साइन किया किससे? पाकिस्तान से, फॉर और टू स्पेंड इट्स लोन वर्थ रुपीज $107 मिलियन अंडर दिस DSSI सिस्टम। और इसी के बाद से चाइना ने भी $2.3 बिलियन का लोन अनाउंस किया पाकिस्तान के लिए, just to help the Pakistan from rising or growing economic challenges. So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write in comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.